सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम आपके सामने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 4 पैरामाउंट आईएएस नोट्स लेकर के आपके सामने आए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, उत्तर प्रदेश की जीके आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं से संबंधित यह सीरीज़ सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस सीरीज़ को देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सीरीज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस सीरीज़ को जाकर के देखिए और उसके बाद पार्ट 4 सीरीज़ को आप कंटिन्यू देख सकते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर प्रिपरेशन होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज यह है। आप जितना डीपली अध्ययन करोगे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप उतना बेटर कर पाओगे। इस चीज़ को समझिए। स्टैटिक जीके से हमेशा काम नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा आपको डीपली स्टडी करनी चाहिए। इतना आपको हमारी इम्पोर्टेंट एडवाइस है या महत्वपूर्ण एडवाइस है, तो इस चीज़ को समझिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी सीरीज में शुरुआत करते हैं खनिज संसाधन से, ठीक है, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था उत्तर प्रदेश के परिचय से लेकर के उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास और उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के बारे में आपको कंप्लीट हम बता चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की पार्ट 2 वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, और उत्तर प्रदेश के पार्ट 3 में भी हम आपको उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, पर्यावरण और पारिस्थितिकी अध्ययन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो पार्ट 4 में खनिज संसाधन से लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर खनिजों की खोज एवं उनके आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भंडारों का मूल्यांकन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्य तौर से कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिले खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किए गए। कौन कौन से, उसके बारे में जानिए, ठीक है। इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्ज़ापुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, सहारनपुर, सोनभद्र। अब देखिए, इनके बारे में विशेष रूप से जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खनिज अन्वेषण अर्थात खनिज के कोरे का खोज जो होती है, अन्वेषण अर्थात खोज का कार्य मुख्यतः प्रदेश के दक्षिण जिलों में सीमित है, ठीक है। दक्षिणी जिलों में सीमित है। अभी तक किए गए अन्वेषण के आधार पर प्रदेश में खोजे गए प्रमुख खनिजों का विवरण निम्नलिखित है। तो इसके बारे में जान लीजिए। चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है? तो मुख्य तौर पर मिर्ज़ापुर। अब देखिए, डिटेल में पढ़ते हैं। चूना पत्थर, उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। इस चीज़ को भी आप समझिए। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। गुरु माखनाच या कजराहट या बपुहाटी और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। मुख्य तौर से मिर्ज़ापुर को आप याद रखिएगा चूना पत्थर को लेकर के, ठीक है, जो कि सीमेंट से विशेष तौर से संबंधित होता है। उसके बाद डोलोमाइट के बारे में जानिए। डोलोमाइट, ठीक है। अब डोलोमाइट का क्या रहे? यह खनिज मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। उच्च स्तर के डोलोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योग, पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि में किया जाता है। उसके बाद देखिए, कोयला कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से, ठीक है, भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है देश में। उसके बाद कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 47% हिस्सा कोयले का है। उसके बाद देखिए, रॉक फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है? तो देखिए, रॉक फॉस्फेट उत्तर प्रदेश के बांदा और ललितपुर जिलों
में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। यूरेनियम मुख्य तौर से देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मुख्यतः यूरेनियम पाया जाता है, तो आप आसानी से बता दोगे ललितपुर। ग्रेफाइट, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में ग्रेफाइट के भंडारों का पता चलता है। उसके बाद देखिए सिलिका बालू, इलाहाबाद में या इलाहाबाद ज़िले में नैनी में, इलाहाबाद के नैनी ज़िले में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए पायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर एवं महोबा जिलों में पाया जाता है। पायरोफिलाइट का उपयोग सहताब एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। पोटाश लवण या पोटाश लवण जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी जिलों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स, उत्तर प्रदेश में डायोस्फीयर उत्पाद प्रमुख जिले कौन कौन से? महोबा, ललितपुर एवं झांसी। डायोस्फीयर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश देश में एंडुलोसाइड का डायोस्फीयर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। यहाँ 78% एंडुलोसाइड और 37 अर्थात 37% डायोस्फीयर, ठीक है, और 10% पायरोफिलाइट के संसाधन विद्यमान है। उसके बाद इमारती पत्थर जो होते हैं जिनसे इमारतें बनती हैं, वो पत्थर के बारे में उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो उस चीज़ को भी आप याद रखिए, मिर्ज़ापुर एवं चुनार से होती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर एवं चुनार से होती है। चूना पत्थर मुख्य तौर से कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन सी किस्में उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? गुरमा, कनाच या बासुहारी एवं कजराहट सोनभद्र जिले से। ठीक है। उसके बाद देखिए कोयला, कोयला सिंगरौली सोनभद्र से, सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत से, हीरा बांदा एवं मिर्ज़ापुर से, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र से मिलता है। यूरेनियम आपको अभी बताया था ललितपुर उत्तर प्रदेश के। संगमरमर अभी बताया था, संगमरमर वाला पत्थर मिर्ज़ापुर से। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर आपने कौन सा चूना पत्थर था ये, ठीक है, ये, और यहाँ पर ये कौन सा चूना जो है पत्थर मिलेगा मिर्ज़ापुर में? संगमरमर वाला पत्थर, और सोनभद्र से। जिप्सम झांसी और हमीरपुर, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायोस्फीयर झांसी, महोबा एवं ललितपुर। कांच बालू कहाँ पर मिलता है? लालापुर, इलाहाबाद एवं बरगढ़ चित्रकूट से। पोटाश लवण इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी से। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? बारी और सोनभद्र से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बॉक्साइट कहाँ पर? राजौन क्षेत्र है चित्रकूट का, और चंदौली उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अब ऊर्जा संसाधन के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य तौर से ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश अर्थात ऊर्जा की मांग में अनवरत बढ़ोतरी हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग संस्थान का गठन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। कब किया गया? 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में उत्पादित विद्युत के दो मुख्य स्रोत हैं, कौन कौन से? एक तो ताप विद्युत होती है और एक जल विद्युत होती है। पवन चक्की या पवन विद्युत मत समझ लीजिएगा, कौन से? ताप विद्युत और जल विद्युत, अर्थात दो माध्यम से ही विद्युत पैदा की जाती है। अब देखिए ताप विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश के बारे में। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 14 जनवरी 2000 को यह अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत हरदुआगंज, परीचा, चंदौसी, पनकी, अनपरा, ओवरा आदि स्थानों में कुल 29 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 4933 मेगावाट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अब इनके बारे में डिटेल में जान लीजिए। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये कहाँ पर और कैसे, कितनी, कब, क्या स्थापना हुई? राज्य की सबसे पुरानी इस ग्रह की स्थापना 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई थी। यह एक पुनरुद्धार 1968 में रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, इसका पुनरुद्धार कब किया गया था? 1968 में रूस के सहयोग से किया गया था, जो कि अलीगढ़ के निकट इसकी स्थापना 1942 में की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह है। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र, मुरादाबाद के चंदौसी में 2 यूनिट
स्थापित की गई हैं, जिसकी कुल क्षमता 100 मेगावाट है। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा ताप विद्युत परियोजना या परीक्षा बांध आप सुनते होंगे, तो इसी पर वहाँ पर ताप परियोजना लगी हुई है, झांसी के निकट स्थित है। कुल क्षमता 600 मेगावाट 640 मेगावाट है। उसके बाद देखिए ओपरा या ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1382 मेगावाट। अब देखिए अनप्राय ताप विद्युत केंद्र नेक्स्ट, इसके बारे में सोनभद्र स्थित इस ताप विद्युत केंद्र की क्षमता 1,500 से अधिक मेगावाट की है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर के पास स्थित इस परियोजना की क्षमता 210 मेगावाट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र एनटीपीसी की 7 कार्यरत व 3 निर्माण इकाइयां हैं, जो कि निम्न हैं। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है। आपसे पूछा जा सकता है इनके नाम का कहाँ पर और किस जगह पर है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। टांडा ताप परियोजना अम्बेडकर नगर में है। शक्ति नगर सुपर ताप विस्तार या विस्तार परियोजना सोनभद्र में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रेहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। मेजा संयुक्त ताप विद्युत केंद्र इलाहाबाद निर्माणाधीन है। ठीक है, जो कि बन गया। तो विल्हौर थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन है, जो भी कंप्लीट हो चुका। टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह ये भी कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद देखिए जल विद्युत उत्पादन कौन कौन से कहाँ पर, अभी आपको बताया था रेहंद बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना में सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर एक बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील बनाई गई है, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं। इस केंद्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, देखिए ओबरा जल विद्युत परियोजना रेहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में सोनभद्र के ओबरा नामक स्थान पर रेहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है, लगभग 100 मेगावाट। माता टीला जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह बांध झांसी के निकट बेतवा नदी पर बनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो झांसी के निकट बेतवा नदी पर। किस पर? झांसी के निकट बेतवा नदी पर। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता इतनी मेगावाट है, जो कि आपसे मेगावाट नहीं पूछा जाएगा, बस आपको माता टीला जल विद्युत परियोजना झांसी के निकट बेतवा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश के सहयोग से बनी थी। उसके बाद ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत क्रम हरिद्वार के पास निकट से निकलने वाली इस नहर पर पथरी व मोहम्मदपुर अर्थात सहारनपुर जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके करीब निर्गाजनी व सलावा मुजफ्फरनगर भोला मेरठ के क्षेत्र में पलरा बुलंदशहर और सुमेरा अलीगढ़ के निकट आदि छोटी छोटी कई जल विद्युत केंद्र हैं, जिन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम कहा जाता है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता इतने मेगावाट है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शीतला जल विद्युत परियोजना निगम द्वारा 3.6 मेगावाट के परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा जल विद्युत केंद्र या जल, ठीक है, झांसी के पास 2x110 मेगावाट क्षमता की परियोजना बेतवा नदी पर है। ठीक है, झांसी के निकट वो भी बेतवा पर थी और ये भी बेतवा पर है। ठीक है, कौन सी? अभी माता टीला जल आपको बताई थी। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राजघाट। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों रहने वाली हैं, राजघाट और नरोरा को पढ़िए। तो राजघाट जल विद्युत परियोजना निगम द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में किया गया है। ठीक है, नरोरा परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, ठीक है, स्वयं के द्वारा डिजाइन किया गया अर्थात अपने देश में निर्मित उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। इन दोनों में प्रथम को जनवरी 1991 में तथा द्वितीय को जुलाई 1992 में चालू किया गया था। तो कहाँ पर है नरोरा परियोजना? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा नदी के निकट स्वदेशी डिजाइन से उन्नत है, जिसमें 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर कार्यरत हैं, जो कि कब चालू की गई थी? 1992 में। ठीक है, प्रथम को 1991 में, द्वितीय को 1992 में। प्रथम 220 1991, द्वितीय 220 1992। इस चीज़ को याद रखना है आपको अच्छे से।
देखिए आप देखते हैं परिवहन संसाधन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। परिवहन संसाधन, ठीक है। अब ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया आपने, खनिज संसाधन पढ़ लिया, अब परिवहन संसाधन। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु एवं जल परिवहन है। तो इसमें सड़क परिवहन के बारे में जान लेते हैं। सड़क परिवहन, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व सड़क परिवहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन ने प्रदेश में पहली बार बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, जो कि अब और बढ़ गई है, जो इस संदर्भ में देश में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश के परिवहन संसाधनों में लोकप्रिय साधन क्या है? सड़क परिवहन है। हवाई मार्ग नहीं है, रेलवे मार्ग नहीं है, सड़क के यातायात से सभी ज़्यादातर यात्राएं करते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अब देखिए उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले शहरों में 22 नवंबर 2013 को मुख्यमंत्री ये प्राणी हो चुकी है इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा या निगम द्वारा नई शताब्दी बस सेवा लखनऊ व गोरखपुर नगरों के मध्य प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब प्रारंभ हुआ? 1993 से। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़कों की लंबाई नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP का गठन 1998 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 60। और उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट देखिए PWT के या PWD के तहत अनुरक्षित सड़कों की लंबाई इतनी है, जो कि ये बढ़ती रहती है, ये आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में PWD के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की, इसको भी छोड़ देती है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, देखिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को अभी आपको बताया था, कुल सड़क संजाल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? महाराष्ट्र का, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 है, जिसकी लंबाई 756 किलोमीटर है, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड भी इसे बोलते हैं। अब देखिए रेल परिवहन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की कुल रेल नेटवर्क कितने प्रथम स्थान पर है? अब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी लंबाई आप देख सकते हो 1355.40 मीटर। उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती हेतु 2 बोर्ड हैं, इलाहाबाद और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में एक रेलवे संग्रहालय है वाराणसी में। रेलवे सुरक्षा या रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तक आपने। अब वायु परिवहन के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 46 हवाई पट्टियाँ हैं, जो कि बढ़ती है घटती रहती हैं, ये आपसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। इलाहाबाद के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, हवाई अड्डा, एक संचार विद्यालय भी है। और रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा स्थित है। मेरठ, अलीगढ़, सैफई, इटावा में फ्लाइंग स्कूल भी है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ और वाराणसी में, जो कि अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जल परिवहन को लेकर के, भारत सरकार ने गंगा नदी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जल परिवहन के लिए एकमात्र जल मार्ग, भारत सरकार ने गंगा नदी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के, जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है, ठीक है। प्रमुख उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से उद्योग हैं? देखिए प्रमुख उद्योग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 21.7 योगदान रहता है, जिसका ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर माना जाता है। उत्तर प्रदेश का या पूर्व का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है।
उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर में एग्रो या एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में जान लीजिए डिटेल से, कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पर इसका निर्माण होता है। दरी निर्माण अर्थात लघु एवं कुटीर उद्योग में जान लेते हैं। तो दरी निर्माण कहाँ पर होता है? बरेली में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर में। गलीचे का निर्माण कहाँ पर होता है? आगरा में, वाराणसी में, भदोही में, मिर्ज़ापुर में। देवसलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर। सावन उद्योग कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं? दो चीज़ें, खुर्जा और गाजियाबाद में। नल के पाइप कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ, इन 3 जगह। औषधि निर्माण कानपुर, इन वगैरह वगैरह। टॉर्च निर्माण लखनऊ में होता है। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को छोड़िए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, बैंत और छड़ियाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैंत और छड़ियाँ कहाँ बनती हैं? बरेली में। खेल के सामान आगरा और मेरठ में, मुख्य तौर पर मेरठ में। खेल के सामान मुख्य तौर पर मेरठ में। पीतल और कलई के बर्तन वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ये चीज़ें। अब उसके बाद देखिए पीतल की मूर्तियाँ मुख्य तौर से मथुरा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोहे के बाँस सहारनपुर और आगरा में। अब देखिए नेक्स्ट, मिट्टी के खिलौने कहाँ बनते हैं? आगरा में। अब देखिए बिस्किट कहाँ पर बनता है? बिस्किट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप सरसरी आंखों से पढ़ सकते हैं इसको। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक स्थल कौन कौन से हैं, उनके नाम जान लीजिए। आगरा यह नगरी भारी इंजीनियरिंग सामान, जूते तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन केंद्र के रूप में विख्यात है। मुख्य तौर से उत्तर प्रदेश के जूतों के लिए भी आगरा जाना जाता है, पेठे के लिए भी आगरा जाना जाता है। उसके बाद देखिए कानपुर, यह सूती ऊनी कपड़ों की तथा चमड़े का काम बड़े पैमाने पर होता है। कन्नौज ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध, यह शहर नक्काशी के कार्य में पारंगत होने के कारण इत्र निर्माण के कार्य के लिए विख्यात है। अर्थात यहाँ पर सेंट अर्थात सुगंधित चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनती हैं कन्नौज में, जो कि फेमस है शुरू से ही लेकर के ऐतिहासिक दृष्टि से भी। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध, यह शहर कांच की चूड़ियाँ और अन्य कांच के सामान बनाने का प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ और कांच के सामान बनाने के लिए। उसके बाद देखिए बरेली के बारे में जान लीजिए। बरेली यहाँ फर्नीचर, सिंथेटिक रसायन, दियसलाई आदि बनाने के विशेष रूप से कारखाने बरेली में हैं। फर्रुखाबाद, इसे पीतल के बर्तन, जो कि अभी आपको मथुरा बताया था, जो कि पीतल की मूर्तियों को लेकर के काफ़ी फेमस है, ठीक है, अभी आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं, जैसे कि आपने कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल जो भी मूर्तियाँ देखी होंगी, तो पीतल की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण उत्तर प्रदेश में मथुरा में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ आपको वही बताया जाएगा। देखिए गाजीपुर, यह घर गुलाब जल तथा अफीम के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भदोही और मिर्ज़ापुर, ये 2 चीज़ें आप देख सकते हो। यह बढ़िया कालीन, कम्बल और रेशमी वस्त्रों के लिए विख्यात है। यह कपास और लाख का भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण और प्रौद्योगिकी को लेकर के उत्तर प्रदेश की विकास प्रक्रिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों का विशेष महत्व है, ठीक है, जो कि पूरा देश के लेवल पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी होता है। तो जाहिर सी बात है, एक डेफिनेशन को बस आपको सबसे पहले समझना है। प्रदेश की मूलभूत समस्याओं यथा जनसंख्या, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऊर्जा एवं खाद्यान्न अर्थात खाद्यान्न इत्यादि के निवारण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है, ठीक है, जो सभी के लिए भी होती है। अब देखिए पर्यावरण शिक्षण के केंद्र, ये मुख्य तौर से मायने रखते हैं, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको बेसिकली थोड़ा बहुत ध्यान रहे, जिससे आप एग्जाम में कन्फ्यूजन ना रहे हो, आप उसको देख करके फाइंड आउट करके बता सको। तो देखिए पर्यावरण शिक्षण केंद्र वर्ष 1984 से कार्यरत एक राष्ट्रीय संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में समर्थित है। पर्यावरण शिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों, युवाओं, निर्माण या निर्णयकर्ताओं एवं जन समुदाय या जन सामान्य को पर्यावरण एवं टिकाऊ विकास के प्रति जागरूक बनाता है। पर्यावरण शिक्षण केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यों में विभिन्न पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है लखनऊ से, ठीक है। जैसे कि बेसिकली आप सभी इसको बस आपको इतना जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश का
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्ष 1974 में स्थापित एक स्वायत्त अर्थात ऑटोनोमी संस्था है, जो कि 1974 में स्थापित की गई थी। अब देखिए इसके बारे में, जिसकी मुख्य भूमिका जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों पर केंद्रित है। जितना कि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात प्रदूषण और पॉल्यूशन को अर्थात और विभिन्न प्रकार की जलवायु संबंधित जो जलवायु के अगेंस्ट होती हैं, जलवायु को खतरा पहुंचाने वाली होती हैं, उनके प्रति ही अर्थात नियंत्रण करने के लिए ही बनाया गया होगा। बोर्ड की एक भूमिका यह भी होती है कि वे कल कारखानों तथा उद्यमों की पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता में उनकी मदद करे और नियम और आदेशों का पालन करवाए। बोर्ड स्तर पर या बोर्ड राज्य भर में विभूति खंड और गोमती, ठीक है, नगर जो है लखनऊ में है, गोमती नगर स्थित लखनऊ स्थित अपने मुख्य कार्यालय 24 क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है और सभी को जागरूक करता है और गाइडलाइंस भी जारी करता है। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, बायोटेक पार्क कहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोटेक पार्क। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से लखनऊ में एक बायोटेक पार्क की स्थापना की गई है। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटेक पार्क लखनऊ में है, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों में शोध परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, पीजी कॉलों या कॉलेजों, शोध संस्थानों के माध्यम से विभिन्न शोध परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। देखिए उद्यमिता प्रोत्साहन अर्थात उद्योगों को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, बेरोजगारी के निदान के उद्देश्य से उद्यमिता विकास एवं प्रोत्साहन के महत्व के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से वृहद रोजगार सृजन जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। देखिए नक्षत्रशाला समाज विशेषकर बच्चों के लिए शैक्षिक साधन जो करता है, उत्तर प्रदेश में खगोल विज्ञान को रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक प्रकार से प्रस्तुत कर इस क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में अर्थात प्रदेश में 2 नक्षत्रशालाओं की स्थापना की जा चुकी है तथा 1 नक्षत्रशाला का स्थापना कार्य किया जा रहा है, जिनका संक्षिप्त निम्न विवरण कौन कौन सा है। नक्षत्रशालाओं के बारे में ये भी आपको जानना चाहिए। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, लखनऊ में, आपसे पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ का शुभारंभ 8 मई 2003 को किया गया था। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर का शुभारंभ 23 जनवरी 2006 को किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, रामपुर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, ये रामपुर के एक नक्षत्रशाला की स्थापना की गई है। भारत में पहली बार डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित उपकरणों की स्थापना इस नक्षत्रशाला में की गई है, ठीक है, की गई है। उसके बाद देखिए जैव प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ढांचा एवं क्षमता का विकास, कृषि उद्योग एवं खाद्यान्न पोषक तत्व प्रबंध, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बहुआयामी उपयोग के दृष्टिगत उक्त योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 से 99 में किया गया था। शोध विकास परियोजनाओं के साथ साथ उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी नीति 2004 घोषित की गई थी, ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी नीति कब की गई थी, 2004 में घोषित। उत्तर प्रदेश के, अब इसका देखिए बायोटेक पार्क लखनऊ की स्थापना, बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी जैसी बृहद योजनाएं इसमें विकसित की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विज्ञान को अधिक लोकप्रिय बनाने एवं इसमें रुचि जागृत करने के लिए वैज्ञानिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से विभिन्न पुरस्कारों का या पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। इनमें मुख्य क्या होता है, इनमें मुख्य विज्ञान रत्न, विज्ञान गौरव, यंग साइंटिस्ट होते हैं, साइंस शिक्षक एवं अन्वेषक पुरस्कार मुख्य रूप से दिए जाते हैं। कृषि के बारे में जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य तौर से आपको इसके बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के निवासी होने के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था भी आप जानते हैं 52% रोजगार जो है किसमें लगा हुआ है, कृषि कार्य में, ठीक है। अब देखिए कृषि श्रमिकों की संख्या 66% है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण कदम जैसे उर्वरकों की समय पर आपूर्ति, कीटनाशकों और उच्च उपज वाले बीज के उपयोग, उच्च पैदावार वाली किस्मों को बढ़ावा देने और कृषि मामलों पर निरंतर परामर्श सेवाएं ली जाती रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट,
गन्ने में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में। इस चीज़ को भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब बीज और उर्वरक वितरण क्या है वर्ष 2015 से 16 के लिए रबी फसल के, इस चीज़ के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंचाई को लेकर इस चीज़ के बारे में भी डाटा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गन्ने को भी नहीं है, वानिकी इसको भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वनस्पति और जीव के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, वनस्पति और जीव, उत्तर प्रदेश राज्य बहुतायत में प्राकृतिक रूप से संपन्न है। राज्य में वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता है। इस क्षेत्र के वनस्पति में लगभग सभी प्रकार के पौधे शामिल हैं और कौन कौन से पौधे किस कहाँ पर और कैसे उगते हैं वो उसके बारे में संपूर्ण जानेंगे। यह कहा जा सकता है कि राज्य के लगभग 12.8% भौगोलिक क्षेत्र में ढके हुए हैं। जहाँ तक राज्यों के जीवों का संबंध है, इसमें भूमि, पानी और वायु पर रहने वाले जानवर शामिल हैं, ठीक है। ऐसा भी आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सबसे अधिक पशुओं की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे अधिक भैंसों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। राज्य में सबसे आम जंगल के प्रकार कहाँ पर होते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है। वे तराई के नाम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती व मैदानी इलाकों के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। मध्य पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में आम है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाया जाता है, ठीक है। इतना भी आप सभी जानते हो। उत्तर प्रदेश में या आम का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जिसमें से दशहरी और लंगड़ा आम और विशेष तौर से मुख्य किस्में होती हैं उत्तर प्रदेश में आम की। इन पौधों की कच्ची सामग्री का प्रयोग अक्सर विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। उदाहरण के लिए बबूल, बांस ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है। पेपर उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देशलाई उद्योग में सेमल या गटल का उपयोग किया जाता है। प्लाईवुड उद्योग में उपयोगी होता है। राज्य में प्रचुर मात्रा में हरियाली न केवल राज्य की सुंदरता को जोड़ती है, बल्कि साथ ही साथ राज्य के उद्योगों के लिए बहुत सारी कच्ची सामग्री भी प्रदान करती है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में जो है भरपूर रूप से पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में पाए जाने वाले जानवर बाघ है, तेंदुआ है, जंगली भालू पाया जाता है, सुस्त भालू, हाथी, चिंकारा, कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, चीतल पाया जाता है, सांबर, जैकल, पर्क्यून, जंगली बिल्ली, खरगोश, गिलहरी, मॉनिटर, छिपकलियाँ, लोमड़ी आदि सभी ये पाए जाते हैं। अब क्षेत्र में पाए गए कौन कौन से सरीसृप हैं, तो देखिए, सरीसृप जो है छिपकली, कोबरा, ग्रेट मगरमच्छ, गेहुआ, कछुए और धामन है। फिट वाइपर भी होता है एक। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मछलियों का विस्तृत विविधता में सबसे आम है, ठीक है। जिसमें से आपने सूसू मच्छी सूसू मछली जो बोलते हैं, जैसे अंधी मछली बोलते हैं, वो क्या है? उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, ठीक है। राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है? जो कि गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस चीज़ को नाम उसका क्या है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखते हैं। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। अभी आपको ये सब ऊपर पिछले पार्ट में हम क्लियर कर चुके हैं, तो इसमें दोबारा से रिवीजन सिर्फ इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब मछली की किस्में देखिए, माहौसर, हिस्सा, ये सारी किस्में होती हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किस्में आपको याद नहीं रखनी है। अब उसके बाद देखिए, उभयचर जो मेंढक और टोड होता है, सरीसृप, ये सब परिवेश स्तनधारियों वगैरह में यहाँ पाई जाने वाली अन्य जातियाँ ये सब हैं। और उष्णकटिबंधीय इस चीज़ों के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनसांख्यिकी देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश भी है, या जनसंख्या में अधिक आबादी वाला राज्य भी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब डाटा आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, पिछले पार्ट में। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु को लेकर के देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का वातावरण मुख्य रूप से उपोष्ण कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय है। हालांकि स्थान और मौसम के साथ मौसम की स्थिति में काफ़ी बदलाव आता रहता है और आया भी है, जो कि तापमान, वर्षा को लेकर के काफ़ी डाटा इधर उधर जो है चेंज परिवर्तित होता रहता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसकी क्षमता क्या है, उस पावर स्टेशन का नाम क्या है, स्थान क्या है, किस ज़िले में है, ठीक है। राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा ही। तो पावर स्टेशन के उत्तर प्रदेश थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित है? स्थान ओबरा में, जिला सोनभद्र है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कितनी मेगावाट क्षमता? 1322। ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। मेगावाट क्षमता आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना इसमें डिफरेंट जो है ऊपर नीचे
इसकी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, करते रहते हैं। उसके बाद देखिए अम्पारा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहाँ पर है? अम्पारा में, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में है सारे। पंकी थर्मल पावर स्टेशन पंकी में है, कानपुर में। परीक्षा थर्मल पावर अभी आपको बताया था, परीक्षा झांसी में है, जिसे परीक्षा बोलते हैं, परीक्षा, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ले जाइए उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हरवादगंज थर्मल पावर स्टेशन हरवादगंज में है, अलीगढ़ के पास, उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन शक्तिनगर में है, सोनभद्र के, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, रिहंद थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पर है? रिहंद नदी में, सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश। नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पर है? विद्युत नगर में, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। फिरोज गांधी अनाक्षर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पर है? ऊंचाहार, रायबरेली में, उत्तर प्रदेश। तंद थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ पर है? विद्युत नगर में, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। रोजा थर्मल पावर प्लांट्स रोजा में है, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, इस चीज़ के बारे में आपने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखिए, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की मुख्य तौर से जो सूची है उसके बारे में जान लीजिए, जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट और बेस्ट रहने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ये हवाई अड्डा बताइए किस राज्य में है और किस श्रेणी का हवाई अड्डा है, तो देखिए हवाई अड्डों की सूची में वाणिज्यिक रूप से उपयोग, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निजी तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य और उड़ान विद्यालय शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे निम्नलिखित सूचीबद्ध हैं। कानपुर सिविल एयरपोर्ट कानपुर में है, घरेलू और फ्लाइंग स्कूल के लिए। IIT कानपुर हवाई अड्डा कानपुर में है, निजी हवाई अड्डा है। कानपुर हवाई अड्डा कानपुर में है, घरेलू। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है, घरेलू। आगरा हवाई अड्डा आप सभी जानते हो, आगरा में है, घरेलू। सवाई जैसे बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कौन सा है आगरा हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा जैसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए इलाहाबाद हवाई अड्डा इलाहाबाद में है, घरेलू है। बरेली हवाई अड्डा बरेली रक्षा से संबंधित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बरेली तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए रायबरेली हवाई अड्डा रायबरेली में है, फ्लाइंग स्कूल कैटेगरी है। मेरठ हवाई अड्डा मेरठ में है, घरेलू है। अलीगढ़ हवाई अड्डा अलीगढ़ में है, फ्लाइंग स्कूल। फैजाबाद हवाई अड्डा फैजाबाद में, फ्लाइंग स्कूल। मुरादाबाद में एयरपोर्ट में है, कैटेगरी क्या है? निजी है। फर्रुखाबाद हवाई अड्डा फर्रुखाबाद में है, सार्वजनिक इकाई का हवाई अड्डा है। लखीमपुर खीरी हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी या पब्लिक एयरपोर्ट जैसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है बताइए? कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर निजी है। श्रावस्ती हवाई अड्डा निजी है। इस चीज़ों के बारे में आप देखिए, ये चीज़ चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये चीज़ आपसे